हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो आपके साइंस के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये है कि भाई साहब बार बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते, ताकि हम क्वेश्चंस भी करें ना तो आप इन्हों से अच्छे से समझ पाओ। तो पहले एक बार जल्दी से फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है फोकल लेंथ। क्या होती है फोकल लेंथ का? आपको फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ये एक 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होगी। और उसी के साथ में जो फोकल लेंथ का साइन होता है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो दो केसेस के अंदर होती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। दोनों केसेस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए। वहीं पर ही फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है कॉन्केव मिरर के लिए, और कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आता है हमारा मिरर फार्मूला। तो अब देखिए मिरर फार्मूला जो है ये रहता है हमारे पास में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। यहाँ पर v क्या है वो है इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि देखिए रे इस तरफ ट्रेवल करती है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u को नेगेटिव रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो रहता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे याद रखना कि नेगेटिव होता है v/u। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ये रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। वहीं पर अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उस केस के अंदर ये रियल और इन्वर्टेड रहने वाली है। इमेज का नेचर है ये कि कैसे इमेज फॉर्म। इसके बाद में आता है स्नेल्स लॉ। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ बेसिकली आपके पास में रेशियो रहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनका जो रेशियो है वो रहता है कांस्टेंट, यही स्नेल्स लॉ स्टेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको ऐसे एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि n/2 तो देखिए n/2 का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको बताया जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वो आपको ऊपर लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कि मीडियम 1 के अंदर ये स्पीड थी, मीडियम 2 के अंदर ये स्पीड थी, फिर उसका रेशियो लोगे तो आपके पास में उस मीडियम की आपके पास में वो आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर क्या आएगा, आपके एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कितनी उसकी स्पीड है, डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम। मीडियम के अंदर उसकी कितनी स्पीड है। तो मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो रहती है वो रहती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, कि इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। और अगर हम लोग बात करें मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मीटर पर सेकंड के अंदर आप इसे याद रख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप देख सकते हो कि c/v होता है। c यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, डिवाइडेड बाय में v होता है, वो बताता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन अ मीडियम। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा लेंस फार्मूला। तो देखिए लेंस फार्मूला के अंदर बस एक छोटा सा डिफरेंस है मिरर फार्मूला से, कि उसके अंदर इसके अंदर नेगेटिव है, उसके अंदर पॉजिटिव था, तो वही रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। और यहां पर भी u हमेशा नेगेटिव ही रहता है। आप जब कभी भी वैल्यू पुट करें तो आपको u को नेगेटिव ही पुट करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस जो रहता है वो रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, उसमें क्या था,
उसमें नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है पॉजिटिव। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है 1 में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रहती है मीटर में। अब बताओ कि ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की। फास्टली कमेंट करो कि ऐसा यूनिट क्या रहेगी पावर ऑफ अ लेंस की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। और हमेशा याद रखना कि एग्जाम के अंदर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि फोकल लेंथ जो है वो रहेगी आपकी 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो आप निकालिए कि उसकी पावर क्या है। तो याद रखो कि एग्जामिनर ने दिया सेंटीमीटर में, लेकिन फॉर्मूला के अंदर आता है मीटर में। तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसकी पावर कितने डायोप्टर रहेगी। और याद रखना कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, 1 मीटर की पावर -1 होती है, तो आप इसको 1 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में स्टार्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्म्ड एज। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। तो यहाँ पर लाइट ट्रेवल कर रही है और इस तरीके से आती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बेंड होकर के चली जाती है। तो ये बताइए कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो याद रखना आपको कि ये जो फिनोमिनन होता है ये होता है रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर की लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो सबसे फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आर है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ पर स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और उसी के साथ में जो इंसिडेंट रे है, ये वाली जो है ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे। और उसी के साथ में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों होते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें कहा गया है कि व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग द जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। कि मतलब हमें कहा गया है कि आपको एंगल जो आर है जो कि रिफ्लेक्शन एंगल है वो दे दिया गया है 0 डिग्री। तो आप बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो आपको याद होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही यहां पर हम एप्लीकेबल करेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसीलिए इसका 0 डिग्री एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कॉनकेव जो लेंस है वो प्रोड्यूस करता है किस तरीके की इमेज प्रोड्यूस करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा वो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल, और उसी के साथ में वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है और इरेक्ट इमेज हमेशा ही प्रोड्यूस करेगा, और उसी के साथ में वो डिमिनिस्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, जिसके अंदर की वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होती है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की कहा गया है कि लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि हमें एक लेंस दे दिया गया है, इस तरीके से ये हमारा लेंस है और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि जो हमारी लाइट है वो आ रही है, ये इस तरीके से ये रेज आ रही हैं सन से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है ये लाइंस हैं, ये यहाँ पर आ रही हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, एक तरीके से लाइंस हैं जो कि पैरेलल आ रही हैं। तो अब उसके बाद में क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे फोकस के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी जो कि हमारा पॉइंट रहेगा फोकस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर जब कभी भी लाइंस पैरेलल आती हैं तो वो मीट करती हैं फोकस के ऊपर। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिनन। कौन से फिनोमिनन की वजह से यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है। तो ये जो होता है ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे कि ये हो गई लेयर 1, फिर उसके बाद में ये हो गई लेयर 2, फिर उसके बाद में ये होगी लेयर 3। अलग अलग लेयर्स होती हैं। बहुत हमारा जो एटमॉस्फेयर है
उसकी जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है। तो 100 किलोमीटर्स के अंदर काफ़ी सारे वो होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होती 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 हमारी आइज़ के ऊपर पहुंचती है। तो ये हो गई हमारी आइज़ वो इस तरीके से बनाते हैं ना, हाँ ये देखो ये हो गई हमारी आइज़, इनके ऊपर लाइट आती है तो ये क्या होती है कि ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है हमारी आंखों पे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर कहा गया है कि a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। एक तो ये डेटा हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। तो आपको सॉल्व करने से पहले सब कुछ लिखना है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आप उसके अंदर लिखिए कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आप लिखिए कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा +20 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको u की वैल्यू जो गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर और u हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब v को फाइंड आउट करना है और उसके साथ में उसका नेचर भी निकालना और उसकी साइज ऑफ इमेज भी निकालनी है कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें लगाना होगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला, तो हम इसको सीधा सा इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले रखेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज आप लिखेंगे कि 1/f, f की वैल्यू कितनी है वो है +20 सेंटीमीटर, तो मैंने +20 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसलिए v को हमने एज इट इज रख दिया माइनस ऑफ 1/u। तो यहाँ पर देखिए u का साइन आएगा, नेगेटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव फिर से आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/30। अब इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास में +60 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हमारा सॉल्व हो गया कि पहले का जो हमारे न्यूमेरिकल का आंसर है, पहले पॉइंट का आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो इसके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो ये हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन जब आप निकालेंगे तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज आपके पास में आई गई, आपने सॉल्व किया था। तो v की वैल्यू आ गई +60 डिवाइडेड बाय में आपके पास में u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -30। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। ठीक है, ये आ गई m की वैल्यू। अब देखिए m की वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव, तो जब m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी इमेज होगी, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया कि उसकी नेचर क्या रहेगी, तो ये दूसरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में बोला गया कि हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास में m की वैल्यू है -2 और यहाँ से आप लगा दीजिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज है वो आ रही है आपके पास में -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर आ रही है। तो देखो जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, नेगेटिव में है लेकिन क्या है उससे ज्यादा है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो हमारी इमेज है वो हो रही है उल्टी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ से आ गया। और फिर इसके बाद में जो है कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, क्योंकि ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये किस तरीके की रहेगी, ये रहेगी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आपको इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब चलिए एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये जो है ये आई थिंक कि दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल है, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। अब हम इसका फिर से ही वैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में हमें जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब 5 सेंटीमीटर नीडल, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर।
यहाँ पे कहा गया है कॉन्वेक्स मिरर, मैंने इसको मार्क कर दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है और जो u की वैल्यू गिवन है वो है हमें -12 सेंटीमीटर और इस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और जो उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूंगा कि इसकी फोकल लेंथ को हम लोग बोल देते हैं वो रहेगी हमेशा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, तो ये हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में कहा गया है कि गिव द लोकेशन ऑफ ए इमेज एंड मैग्निफिकेशन, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मिरर फॉर्मूला लगने वाला है, तो मैं मिरर फॉर्मूला एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। वो रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू आपके पास में गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो v को हम एज इट इज रखेंगे और उसी के साथ में प्लस ऑफ 1/u, तो u की वैल्यू कितनी है वो है -12। ठीक है, अब यहां से हमें क्या सॉल्व करके क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस ऑफ यहाँ पर आपको मिलेगा 1/12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि v की वैल्यू क्या रहने वाली है। फास्टली इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, बस देखो मत, इसका आंसर भी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज रखेंगे, तो जब आप वैल्यू रखेंगे v की, तो v की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी मतलब माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा 6.6 डिवाइड बाय में आ जाएगा आपके पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है हमारे पास में मतलब u की वैल्यू जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.56। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब इसके बाद में कहा गया कि व्हाट हैपन टू द इमेज एज द नीडल मूव अवे फर्दर मिरर, जब भी हम जो मिरर है उसके दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, u की जो वैल्यू है आप क्या कर रहे हो, u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप u की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है m की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो इसीलिए जब m की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी। क्योंकि देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, वो रहेगा मैग्निफिकेशन इनटू में हमारे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब m डिक्रीज हो रहा है तो हाइट ऑफ इमेज भी डिक्रीज होने लग जाएगी। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है और इसका आपका एग्जाम के अंदर गलत करने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम आर गिवन बिलो। आपको कुछ कुछ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जैसे कि क्राउन ग्लास की होगी 1.52, वाटर की होगी 1.33, सैफायर की होगी 1.77। तो आपसे पूछा गया है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में होगी। तो देखो वो जो फॉर्मूला हम पढ़ करके आए थे n इज इक्वल टू होता है c/v, कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम रहता है v और n रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c रहता है वैक्यूम में। तो हमें निकालना है कि किसके अंदर ज्यादा रहेगी। तो देखो आपको गिवन क्या है, वो है n की वैल्यू गिवन है। मैं एक बार इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूं कि n की वैल्यू तो आपको गिवन है कि क्राउन ग्लास की ये है, इसकी ये है, और c की वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ही तो पूछा है कि किस में ज्यादा होगा, तो v इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा c/n। ठीक है, c/n हो जाएगा। तो अब देखो v किसके लिए ज्यादा होगा, जिसके लिए कि है ना n की वैल्यू जो है वो सबसे कम रहेगी, सबसे कम रहेगी तो ही v की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब डिवाइड हम छोटे नंबर से कर रहे हैं तो नंबर तो बड़ा होगा। तो वेलोसिटी जब ही ज्यादा रहेगी जब ये जिसका स्मॉलर रहेगा। तो देखिए यहां पर सबसे स्मॉल किसका है, फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा मैक्सिमम के लिए। तो स्मॉल किसके अंदर है, सबसे कम किसकी है, तो यहाँ पे सबसे कम मिलेगी आपको वाटर की। तो इसीलिए आपके पास में रहेगा यहाँ पे वाटर, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी कम। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में रहेगी, वाटर में। देन फिर इसके बाद में पूछा गया है कि सेकंड वाला जो है मिनिमम किसके अंदर रहेगी, जिसका सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, वो है सैफायर का। ठीक है, तो सैफायर क्या होता है, सैफायर एक बेसिकली एक हीरा होता है 24 कैरेट का, बहुत ही ज्यादा महंगा हीरा होता है, उसी को ही सैफायर कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है थर्ड वाले के अंदर कहा गया है कि स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ सफायर। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, तो यही फॉर्मूला लगा देना आपको, v इज इक्वल टू c/n।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको c की वैल्यू तो गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू है आपके पास में 1.77। इसको सॉल्व करके आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी कि इस स्पीड से सेफायर के अंदर वो ट्रेवल करने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आपके पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवर्स करके देखो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, अब ये स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से स्टार्ट है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन, किस में देख सकते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, एकदम से सही बात है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो लीस्ट स्केयर होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, इसी वजह से जो हमारी स्काई का कलर है वो होता है ब्लू। देन फिर इसके बाद में आता है रेडिंग ऑफ अ सन एट द सनराइज, ये भी एकदम से सही बात है कि जो रेज होती हैं आपको पता ही है कि जैसे कि ये हो आप, ठीक है, मैं अभी बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ये हो आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और ये है हमारा सन, देखो इतना ही बड़ा सन है, अब यहाँ से रेज आ रही हैं, लेकिन आपके आगे क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स 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 हैं। तो क्या हो रहा है कि रेज क्या हो रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट 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 हो रही है। तो जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है वो होता है रेड कलर। तो रेड कलर इसीलिए आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम के ऊपर आपको जो सन है उसका कलर जो है वो रेडिश दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में डी ऑप्शन, मतलब एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखों की फोकल लेंथ होती है, तो ये किसकी वजह से होता है। तो ये जो फोकल लेंथ होती है ये एडजस्ट होती है स्लेरी मसल्स की वजह से, तो स्लेरी मसल्स इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम से सही रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, कि हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको दिए गए हैं इंडेक्सिंग ऑफ आई एकदम से गलत है, एकोमोडेशन ऑफ आई एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर की कहा गया है कि द क्रिस्टलाइन, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं कि द क्रिस्टलाइन लेंस, ये देखिए ये क्रिस्टलाइन लेंस है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है कि उनका जो आईज का लेंस है वो क्या हुआ, वो एक तरीके से खराब हो गया कि मिल्की और क्लाउडी कंडीशन आ रही है। तो आपको याद आएगा कि ये हमने कंडीशन पढ़ी थी कैटरैक्ट के लिए, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में कैटरैक्ट, एकदम से सही ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए एकदम से करेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको पास की चीजें तो अच्छे से दिखाई देती हैं, जैसे कि आप ये हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, थोड़ा दूर करते हैं अपने आप से, और उनको दूर की चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखते हैं। अगर आप उनके पास में खड़े होगे तो आप दिखोगे नहीं, लेकिन अगर आप दूर जाओगे तो उनको दिखोगे। तो यही होता है कि फार साइटेडनेस, कि आपको है ना दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो मायोपिया होता है ये नियर साइटेडनेस होता है या फिर नहीं होता। बस इसका आंसर बता दो, यस और नो में बता दो कि हाँ भैया आप सही हो, अगर गलत हूं तो इसका सही आंसर क्या होगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है कि एट अ पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन द प्रिज्म इज अंडर, कि एक पर्टिकुलर मिनिमम जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके अंडर हम लोग उसे क्या बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, देखो इसके अंदर मिनिमम वर्ड आ गया, तो मिनिमम, मिनिमम से याद रखो कि मिनिमम डेविएशन की बात करिए तो हम लोग बोल देंगे मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के मैं आपको एक एक्टिविटी भी बता देता हूं कि इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझ सकते हो। इसमें कहा गया है कि इन द रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू होता है। और आपने जब कभी भी स्कूटी या फिर बाइक राइड करते हो तो उसके नीचे देखना, उसके साइड मिरर के अंदर लिखा होता है कि
कि ऑब्जेक्ट अपीयर इन द मिरर आर फार देन दे अपीयर, मतलब ये है कि जो आपको v की वैल्यू है वो दिख रही है, उससे है ना वो काफी ज्यादा, मतलब कि u की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी। आप तो सिंपल सी बात याद रखो कि यार ऑब्जेक्ट है हमारे पीछे, जैसे कि ये कार है, इस कार के पीछे दूसरी कार है, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जितना ये डिस्टेंस है ना इतना नहीं दिख रहा है आपको मिरर के अंदर, इससे कम दिख रहा है, तो v की वैल्यू कम है लेकिन u की वैल्यू तो ज्यादा है ना। तो जब u की वैल्यू ज्यादा होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब डिनोमिनेट मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होगा तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कम रहेगी 1 से। तो इसीलिए ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेसर देन 1 रहेगा, कि मैग्निफिकेशन जो है उसका लेसर देन 1 रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट, किसके अंदर जो लाइट है वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। तो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल जब भी करेगी जब उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, एकदम से फ्लैट मिलेगा। तो आप देखिए कि ऑयल के अंदर ट्रेवल करेगी, वाटर के अंदर करेगी, एयर के अंदर करेगी, पेपर के अंदर करेगी। देखो पेपर के अंदर तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती क्योंकि पेपर तो उसको ब्लॉक कर देगा। एयर उसके लिए एकदम से सही ऑप्शन रहेगा क्योंकि एयर जो है वो उसको पूरा प्रॉपर पाथ देगी, उसके लिए कोई भी डेविएशन वगैरह कोई भी रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑयल के अंदर एंटर होगी उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जिस वजह से जो उसकी स्पीड है उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और वाटर के अंदर भी यही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको सबसे पहले तो समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर क्यू होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें फ्लो किया, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, और डिवाइड बाय में होता है टाइम की, कितने टाइम के लिए वो फ्लो किया था, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो वहां से आपके पास में जो वैल्यू आती है करंट की वो आती है एम्पियर में, और एम्पियर क्या होती है, वो होती है इसकी ऐसा यूनिट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि अब इसको इलेक्ट्रिक करंट कितना गया, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं एम मीटर। एम मीटर को यूज में लिया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। उसी के साथ में याद रखना कि ये तो मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हुआ, लेकिन अगर हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए काम में लिया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को कब काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब काम में लेंगे जब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए होगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज में जब लिया जाता है जब हमें किसी भी जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना हो, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को यूज में लेते हैं। अब इसके बाद में आता है ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो आपका करंट फ्लो करेगा और जो वोल्टेज रहेगा सर्किट के अक्रॉस वो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो इक्वेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगी, तो ये याद रखो। अब इसके अंदर जो R होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में ओम, इसकी ऐसा यूनिट होती है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और यहां पर जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी की, कितना वो रेजिस्ट करेगा करंट फ्लो को। रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से ये इसमें से जो करंट फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है, और ये सभी के लिए अलग अलग होता है। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के लिए। इसमें जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, तो ये वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन रहता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली आपके पास में रेजिस्टर को क्या करा जाएगा, एक ही जैसे लाइन के अंदर लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आपको R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आपके पास में रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी को सिंपल एडिशन करना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि आपने पैरेलल लाइंस को देखा ना, इसी तरीके से आपको रेजिस्टर्स कनेक्टेड मिलेंगे, तो यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला रहता है 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे गलती होने का चांसेस ये होता है कि हम इसे 1/R इक्विवेलेंट नहीं लिखते, हम सीधा के सीधा वैल्यू रख देंगे। तो याद रखना कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको 1 के अपॉन में कर देना है, ठीक है, जब भी आपका R इक्विवेलेंट आएगा। और ये किस तरीके से रहता है, ये रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेकर के आपको जितना भी उसमें है उनको ऐड कर दीजिए। देन
फिर इसके बाद में अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हैं कि एक है R1 और एक है R2, तो इस केस के अंदर जो आपका R इक्विवेलेंट होगा सीधा फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2, तो आपके पास में R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको आपको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा R इक्विवेलेंट का। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सेम रहता है सभी रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन इसमें जो है करंट की जो वैल्यू है वो सभी के अक्रॉस में डिफरेंट रहती है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो आता है पावर। अब देखिए पावर क्या होती है, बेसिकली पावर होती है हमारे पास में P इज इक्वल टू VI, कि कितना उसमें पावर कंज्यूम करा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा वोल्टेज को और करंट को, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी पावर की। और अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दोगे, ओम्स अंकल को याद कर लोगे, यहाँ पर याद करो ओम्स दादा ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR कहा था। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I की निकालनी है, तो हम R को इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास में नया फॉर्मूला बना देगी, वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। देन फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे V इज इक्वल टू IR से, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सबसे अच्छा कौन कंडक्ट करेगा, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को तो वही कंडक्ट करेगा जो कि उसका कंडक्टर होगा। अब कंडक्टर क्या क्या होते हैं, कंडक्टर आपके पास में होते हैं मेटल्स, ठीक है, याद रखना कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिनमें से कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकती है। तो अब देखो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है, इसके एग्जांपल में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पेपर, पेपर क्या कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, एकदम से रॉन्ग है। लेकिन आयरन है, आयरन एकदम से सही करेगा क्योंकि आयरन एक मेटल है। और उसके बाद में ग्लास भी नहीं करेगा, इबोनाइट भी नहीं करेगा, तो सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन बी। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर की कहा गया है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, अभी भी मैंने बताया था, लेकिन आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। देखो समझदार लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, आप लिख दो, अगर आपने देख भी लिया ना तो भी लिखो, आपको एग्जाम के अंदर ये याद रहेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि यूनिट पावर, मतलब कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, जो यूनिट है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो यूनिट होती है पावर की, वो मैं उस टाइम के ऊपर बताना भूल गया था। तो जो पावर की यूनिट होती है यहाँ पे वो होती है आपके पास में किलोवाट आवर, कि है ना, आपने ना कितनी इलेक्ट्रिक पावर को काम में लिया, कितनी देर के लिए काम में लिया। तो किलोवाट तो क्या होती है, वो होती है पावर की यूनिट की, आपने इतनी पावर को काम में लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या करना होगा, आपको उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है कि मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, तो जिनमें से पास नहीं होती उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 के अंदर कहा गया है कि कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज, कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में क्यों काम में लेते हैं, कॉपर को इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि देखो आपको जो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा ना तो क्या होगा, जैसे कि पावर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। तो अब देखो कि आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपके पास में पावर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमें जब कभी भी अच्छी पावर को सप्लाई करना होता है या फिर हमें अच्छा करंट देना होता है तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू कम हो सके उतना ही अच्छा है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कब कम होगी, यहाँ पे फॉर्मूला देखो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो कब कम होगी, जब हमारी ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है रो, ये कम होगा तो हमारा R भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक अच्छा कंडक्टर हो, मतलब कि कॉपर को इसीलिए काम में लेते हैं क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा लो होती है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन से डर लगता होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। आपको सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो
देखो यार लाइन भी लाइट कलर की हो गई। अभी तक देखो अगर लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम लोग लाइक करो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो तुम भी उसका कलर ब्लू कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आई है इसको सेम मान लेते हैं, ठीक है। सभी के लिए हमने क्या करा है कि आई की एक वैल्यू बोल देते हैं कि ये जो है ये है हमारा आई नॉट, ठीक है। आई नॉट है इसके ऊपर जिसकी कांस्टेंट है, सभी के लिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो अब हम अलग अलग वैल्यू लिखेंगे v इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू v अपॉन में i, ठीक है। अब आपको है ना सिंपल सा इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रखिए। जैसे कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वो चाहिए आपको R1 के लिए। R1 के लिए क्या लिखेंगे आप, R1 के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी V1, ठीक है। तो आप लिख देंगे V1 अपॉन में I नॉट क्योंकि सेम है। फिर इसी तरीके से R2 के लिए आप लिख देंगे V2 अपॉन में I नॉट, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है R3 के लिए आप लिख देंगे V3 अपॉन में I नॉट, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है V1 V2 V3 में से। तो आप बोल दोगे कि R3 की वैल्यू उसमें ही ज्यादा होगी, तो वोल्टेज को आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि R1 जो है R1 मिड में लाई कर रहे हो, और जो R2 है इसके लिए देखो स्पेसिफिकली इसके लिए तो V की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जब इधर जाते तो वैल्यू इंक्रीज होती है ना V की, तो इसीलिए R2 के लिए जो V की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, R3 के लिए सबसे कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो R3 है उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, और जो हमारे पास में R2 है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा, और जो R1 है उसका रेजिस्टेंस बीच में रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर से समझा देता हूं, हमने क्या किया, इसके अंदर एक वैल्यू बोल दी कि हमने ना आई नोट की वैल्यू एक ही रहेगी, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में हमने ना ओम्स लॉ लगाया, v इज इक्वल टू आई आर, और r की वैल्यू निकाली v बाय आई, और i सभी के लिए क्या बोल दिया कि i सभी के लिए आई नोट रहेगा, ठीक है। तो r1 के लिए हो गया v1 आई नोट, और इसी तरीके से r2 के लिए होगा v2 अपॉन में आई नोट, ठीक है। ये किया। अब उसके बाद में क्या किया कि हमें v की वैल्यू निकालनी, तो v की वैल्यू हमने ग्राफ में देख लिया कि जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतनी ज्यादा v की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसी तरीके से R2 की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, R3 की वैल्यू सबसे कम थी, तो इसीलिए ये हमारे रेजिस्टेंस का रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। तो वही हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर का किया था। तो इसके अंदर कहा गया है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है L, और उसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, L और A। तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो है आपके पास में R। तो आपके पास में फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सी वैल्यूज पुट करी तो आपके पास में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर कहा गया है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर एंड सेम मटेरियल है, मतलब रो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, रो की वैल्यू सभी के लिए सेम है। अगर मटेरियल चेंज होता तो हम लोग रो की वैल्यू चेंज करते। एंड द सेम रेजिस्टेंस बट द लेंथ ऑफ 2L, और उसके अंदर कहा गया कि उसकी लेंथ जो है, अभी हम बोल देते हैं कि L2 की जो लेंथ है वो हो गई है 2L। तो अब आपको बताना है कि उसका रेजिस्टेंस तो R है लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है कि क्या होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग वैल्यू लगाते हैं R इज इक्वल टू रो L2 बाई A2, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही तो हमें निकालना है। अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट है उसको निकाल देते हैं। अब देखिए इसके अंदर कांस्टेंट क्या है हमारे पास में, वो है रो। रो दोनों के अंदर आ रहा है, या फिर आप R को भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख देते हैं। हम क्या करते हैं कि सीधा सा R की वैल्यू रख देते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई N है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे हो जाएगा रो L बाई A इज इक्वल टू, हमारे पास में हो जाएगा रो तो सेम है, L2 की जो वैल्यू है वो है 2L, तो ये रख दिया 2L डिवाइड बाय में A2, ठीक है। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो A2 की वैल्यू आएगी A2 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।